एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, जैसे हमने स्पेशलाइज एरिया के बाकी एरियाज़ को कवर किया है, तो हम एक एरिया ये भी कवर कर लेते हैं कि अगर आपको वो लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड फॉर्मेट दे दे तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप किस तरीके से बनाएंगे। उसके लिए अगेन हमें एक बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर वी गो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं कहूँ कि सर, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल है, सही जी, एक इंडिविजुअल हमारे पास आता है। किसके पास आता है भाई? आप कहेंगे कि सर कंपनी के पास। हमने कहा इंडिविजुअल आ गया कंपनी के पास, सही जी। और हम कह रहे हैं कि जिसका मैं ऑडिट करता हूँ वो कंपनी है EFU लाइफ एश्योरेंस, सही जी। इसने कहा कि भाई मुझे ना लाइफ इंश्योरेंस करवानी है। हमने कहा भाई बेशक करवाएं, बिल्कुल आपका पैसा है, आपकी विश है, आप करवाएं लाइफ इंश्योरेंस। ये बंदा कहेगा कि भाई मुझे करवानी है लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सुकून से समझिएगा, मुझे करवानी है लाइफ इंश्योरेंस। तो हम कहेंगे बीग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कि भाई हम आपसे इतना प्रीमियम चार्ज करेंगे। यानी ये कंपनी जो है EFU लाइफ इंश्योरेंस ये कहेगी कि भाई आप हमें कैश दे दें, ये कैश कर देगी डेबिट, सही है जी, और प्रीमियम रेवेन्यू क्रेडिट। तो हमने कहा लेट से हमने इससे 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले लिया, हमने इससे 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले लिया। अच्छा, ये जो हमने इससे 1 लाख रुपए का प्रीमियम ऑब्टेन किया बच्चों, सही जी, ये मैंने देन एंड देयर क्या बना दी, इनकम। क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस रूल्स 2017 ये कहता है, 2017 ये कहता है, इंश्योरेंस रूल्स 2017 की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको ये कहता है कि भाई प्रीमियम विल बी रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू व्हेन ड्यू। व्हेन ड्यू का मतलब है जब आपने पॉलिसी इशू कर दी। पैसा आना इज नॉट ए क्राइटेरिया। अगर आपने पॉलिसी इशू कर दी है तो टेक्निकली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक और उसूल है, एक और उसूल है कि जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते, जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते तब तक आप पॉलिसी इशू नहीं करेंगे। क्योंकि बीच में इंश्योरेंस कंपनीज ने करना ये शुरू किया था कि अपने प्रीमियम को ओवर स्टेटेड करने के लिए कि भाई हमने पॉलिसी इशू कर दी, पैसे आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा अगर आप इंस्टॉलमेंट्स भी बनाते हैं तो इंस्टॉलमेंट की पहली अमाउंट आ जानी चाहिए। तो खैर वो इसकी ऑडिट की टेक्निकलिटीज़ हैं, हम उसको साइड में रखना, हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जैसे जनरल इंश्योरेंस के अंदर 1/24 मेथड होता है, अनअर्न्ड का पोर्शन होता है, यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं है। आपके पास इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल ने आपको आके कहा कि भाई ये लो पैसे, मुझे ये पॉलिसी चाहिए। अच्छा, हमने उसको कहा कि भाई आपकी पॉलिसी 20 साल की है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उसको क्या कहा, आपकी पॉलिसी 20 साल की है। तो उसने कहा सही है भाई, अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल तक क्या होगा। मैंने बोला भाई देखिए, दो चीज़ें, अगर आप 20 सालों के अंदर मर गए तो आपका जो सम अश्योर्ड है, आपका जो सम अश्योर्ड है वो रुपीस कोई 20 मिलियन है। अगर आप मर गए तो आपके ये पैसे आपके घर में किसी बेनिफिशियरी को मिल जाएंगे। ये एक पॉलिसी, दिस इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वर्क्स। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि भाई अगर आपके पास हमने पैसे दिए, प्रीमियम दिए जा रहा है, बंदा दिए जा रहा है और सामने वाला बंदा सर्वाइव कर गया, 20 सालों में नहीं मरा, तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, खत्म। एक फीचर ऑफ पॉलिसी ये होता है कि भाई सही है, अगर आप जिंदा रहे, सही है जी, तो आपकी ये पॉलिसी लेफ्ट हो जाएगी, वापस से इसको रीन्यू करवा लें। तो यानी आप खुद देखो ना, तो इस बंदे को फायदा क्या भाई, अगर ये 1 लाख रुपए, सही है जी, अगर मैं कहूँ 20 साल की पॉलिसी है तो टेक्निकली कितने पे करेगा, 2 मिलियन, और 2 मिलियन के अगेंस्ट में इसका बेनिफिट कितना है, 20 मिलियन का। तो सर ये तो नुकसान में नहीं हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? कैसे नुकसान में हो जाएगी? जब एक बंदा इंश्योरेंस करवाने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है तो प्रॉपर उसके डॉक्टर चेकअप करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बंदा कैंसर लेके आया उसको पॉलिसी दे दी, नहीं, उसका प्रॉपर चेकअप होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसकी हालत, एज वगैरह देख दाग के हम उसको प्रीमियम कोड करते हैं। और जितना रिस्की बंदा होता है उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा होता है। बात क्लियर? तो वो खैर एक्चुअल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत ही ऑडिट की निटिग्रिटीज़ हैं, आप उसमें नहीं जाएं। आप सिर्फ ये समझ लें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। तो हमने कहा कि भाई उसका सम अश्योर्ड जो 20 मिलियन है वो पैसे पे करेगा, कुल मिला के इंटायर पॉलिसी की लाइफ में कितना, 2 मिलियन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इसका अगर पहला साल है तो मैं कहूँगा ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम, सही जी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसका बच्चों पहला साल है तो मैं क्या कहूँगा, ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम है।
यानी पहला साल है जब मुझे प्रीमियम क्या हुआ है बच्चों, रिसीव हुआ है। तो हमने कहा भाई ये कर लेते हैं हम, अच्छा भाई इसके आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा अगर यही बंदा दूसरे साल मुझे पैसे दे, तो हम उसको कहेंगे सेकेंड ईयर प्रीमियम। अच्छा सेकेंड ईयर क्यों भाई, क्योंकि फिर तो दूसरे साल पैसे दिए। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन होगी जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि भाई जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं इसमें से कितने पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे साल का प्रीमियम दिया है। और सर उसके बाद अगर उसने प्रीमियम दिया तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल्स। अच्छा सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल्स का मतलब है कि भाई 3 साल और उसके आगे, यानी तीसरे साल और उसके आगे। तो ऐसे हजारों पॉलिसी होल्डर होंगे जिन ने पैसे दिए होंगे उनको हम सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल्स में क्लासिफाई करेंगे। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम पहले सीख चुके थे जनरल इंश्योरेंस, ये है लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस क्या है, मैकेनिक्स और डायनामिक्स अलग हैं। तो अभी पहले मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इंश्योरेंस का कुछ हिसाब किताब ये होता है। तो सर आप ये कहेंगे कि अगर ये पैसे कम ले रहा है और अगला बंदा मर गया तो भाई जाहिर सी बात है इसका क्लेम आएगा। बट अगेन ये भी अपने आप को रिस्क हैज करते हैं, ये भी अपने आप को री इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी देखते हैं। पर अगेन समझने की बात यह है कि पहले रेवेन्यू स्ट्रीम को समझो फिर री इंश्योरेंस सीखेंगे। अच्छा यानी हमने ये सीख लिया कि हमने अभी जितना भी काम किया पॉलिसी के रिलेटेड, प्रीमियम के रिलेटेड, या तो पहले साल का मिलेगा या सेकेंड ईयर मिलेगा या आपका सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल्स होंगे। तो इसी चीज़ को हम ऑल टुगेदर EFU लाइफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बच्चों फोकस करें तो ये देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम या कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू, ये रहा। और ये कितना आ रहा है भाई 39564664। मैं जाता हूँ नोट नंबर 27 के अंदर। मैंने कहा सर अगर मैं नोट नंबर 27 में चला जाऊं तो नोट नंबर 27 के अंदर इसका ब्रेकअप आया हुआ होगा। तो ज़रा फोकस होकर देखते हैं। जब मैं नोट नंबर 27 के अंदर आया तो देखें बच्चों इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। सर इसकी शुरुआत हो रही है हमारी कहाँ से भाई, ग्रॉस प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, इसके आगे जो स्लैश करके कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है वो है इस्लामिक इंश्योरेंस, तकाफुल इंश्योरेंस। अच्छा तकाफुल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो इंश्योरेंस ही, पर तकाफुल में इंश्योरेंस में कॉन्सेप्ट ये बनाया जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना फंड जमा कर रहे हैं, उसको हम प्रीमियम के बजाय कंट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा तो उससे होगा क्या, जो ज़रूरतमंद बंदा होगा जिसके घर को फैसिलिटेट करना होगा हम उसमें से पैसा उठा के वहाँ पे दे देंगे, सही जी। तो उसका जो क्लेम आएगा तो हम कहेंगे कि भाई हमने कंट्रीब्यूशन जो लोगों ने किया हुआ था, सही, अपना पैसा वक्फ किया हुआ था, अब उसमें जिसको नीड होगी उस वक्त दे दी जाएगी। यानी इन लोगों ने उसी इंश्योरेंस को इस्लामिक पैरामीटर में उतार दिया कि भाई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन किया हुआ, बात समझिएगा, कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और कंट्रीब्यूशन करके हम रुक गए और हमने कहा भाई जब जिसको नीड होगी तब उसको पैसे दिए जाएंगे। तो वैसे इंश्योरेंस भी तो ये है, खैर उसको स्ट्रक्चर ऐसा किया गया है कि वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो चुका है, सही है जी। तो इसलिए ग्रॉस प्रीमियम स्लैश कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। खैर आप यहाँ पे बखूबी दे सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल पॉलिसीज़। इंडिविजुअल पॉलिसीज़ का मतलब है एक इंडिविजुअल आपके पास आया, उसने बोला भाई मुझे पॉलिसी खरीदनी है, तो ये देखिएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर रीन्यूअल, सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल। तो आप ये देखेंगे कि ये 7.1 बिलियन है क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड है, ये 5.3 बिलियन है और ये 21 बिलियन है। यानी जिन लोगों ने अपने 3 साल और उसके आगे के रीन्यूअल्स दिए हैं वो इसमें आएंगे। यानी अगर इस कंपनी को मैं देखूं तो आपको देख के लग रहा होगा कि इस साल 2022 के अंदर नए कस्टमर्स एज कम्पेयर टू 2021 के कम आए। और फिर इसकी इंडिकेशन क्या था भाई, मैं खैर ऑडिट तो नहीं सिखा रहा मैं आपको, बट खैर इसकी इंडिकेशन देख के ये लग रही है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, तो ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन कोई बंदा इस ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बात सही है, बात क्लियर है, ओके। तो सर यानी हमें यहाँ तक समझ आ गया कि रेगुलर प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑन इंडिविजुअल पॉलिसीज़। अगेन इंडिविजुअल पॉलिसीज़ का मतलब यह है कि इंडिविजुअल आपके पास आया, उसने आपसे पॉलिसी खरीद ली। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल प्रीमियम कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पॉलिसीज। सिंगल प्रीमियम कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पॉलिसीज का मतलब ये है, ये ऐसी तरीके की पॉलिसीज होंगी, इसमें ऐसे फीचर होंगे जिसमें एक ही वन टाइम सिंगल प्रीमियम दिया जाएगा। पर ऑब्वियसली
उसके फीचर्स अलग होंगे, उसके क्लेम के बेनिफिट्स अलग होंगे और उसका प्रीमियम हो सकता है ज़्यादा हो, तो वो सिंगल प्रीमियम कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। यानी वन टाइम उसने पे किया, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट एज एन रेवेन्यू स्ट्रेट। आगे फिर आपने कहा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यू, ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यू। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यू। अच्छा, पहले तो सर आप बिल्कुल सुकून से बैठ के ये समझ लें व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप पॉलिसी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप पॉलिसीज। सही है जी। हमने कहा सर वापस ऊपर आ जाते हैं, हमने कहा अब इंडिविजुअल हमारे पास नहीं आया, अब हमारे पास आ गया लेट्स से यूबीएल बैंक, हमारे पास आ गया एमसीबी बैंक, सही है जी, हमारे पास आ गया XYZ कंपनी। अच्छा भाई XYZ कंपनी ये किसके पास उठ के आई है, इसको पहले यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पे, ये उठ के आ गई है कंपनी EFU लाइफ के पास। अच्छा, अब ये यूबीएल बैंक और एमसीबी बैंक या कोई भी कंपनी EFU लाइफ के पास आई है और EFU लाइफ को ये कह रही है कि भाई वी वांट ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा, EFU लाइफ कह रहा है भाई ग्रुप इंश्योरेंस क्या, भाई ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब ये है कि मेरे पास कोई मेरे 200 एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे उन 200 के 200 एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि उनको बेनिफिट देना है, क्योंकि यूबीएल बैंक कह रहा है, सही है जी, एमसीबी बैंक कह रहा है, XYZ कंपनी कह रही है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट देना है। वो बेनिफिट ये है कि टेक्निकली अगर वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, मैं उनको खरीद के दे रहा हूँ, तो उनको अल्लाह ना करे उनकी कभी फौतगी होती है तो उनके पास एक डेथ बेनिफिट मौजूद हो, सही है ना। डेथ बेनिफिट अगर मौजूद होगा तो क्या होगा, उसे उनके फैमिली वालों को वो पैसे मिल जाएंगे। तो हो सकता है उस कंपनी ने उसके लिए ग्रेचुइटी भी रखी हो, वो तो अलग है ना, वो तो आपको पता है कि भाई IAS 26 है, वो तो अलग गेम है। बट अगेन ग्रुप पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि एक कंपनी आती है और वो ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़ खरीदती है। बात क्लियर है। तो ग्रुप पॉलिसीज़ का मतलब आपको समझ आ गया कि भाई 200 एम्प्लॉयज़ की एक ग्रुप में पॉलिसी ली जाती है। अच्छा, फिर जिसका प्रीमियम जो है फिर बार्गेन कर करा के ओवरऑल बेसिस पे सेट किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, सही है। खैर, हमने बोला भाई उसको ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए, हमने ग्रुप इंश्योरेंस किया। अच्छा, फिर इसमें क्या होता होगा सर, क्या इसमें भी इंडिविजुअली क्या हर एक बंदे का टेस्ट होता है? यस, हर एक बंदे का LIC वगैरह लिया जाएगा, हर एक बंदे को इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, तो हर एक बंदे की असेसमेंट के बाद हम एक कोटेशन देते हैं कंपनी को कि भाई आपका ग्रुप पॉलिसीज़ के ऊपर ग्रुप के लिए प्रीमियम इतना होगा सालाना, या आप क्वार्टरली पे करें व्हाट्सएवर, बट अगेन वो सारी इंस्पेक्शन के बाद होता है। खैर, तो हम ये कहेंगे कि भाई ग्रुप पॉलिसीज़ का बात मतलब समझ आ गई कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम है यहाँ पे इस सवाल के अंदर वो 28046 आ रहा है, 28046 आ रहा है। अच्छा, पे नीचे देखते हैं इसके क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो इसके आगे देख लेते हैं ना, ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यूज। अच्छा, कैश वैल्यू का मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, अभी कैश वैल्यू का, अच्छा कैश वैल्यू का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं यूनिट लिंक्ड बिजनेस की। अब ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसको बहुत बात को सुकून से समझना। ये इंडिविजुअल में भी अप्लाई होता है, यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने ये जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम देखा था ना, इसमें भी कैश वैल्यू वाली पॉलिसीज हो सकती है। मैं कैश वैल्यू समझाने लगा हूँ, पहले मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप पॉलिसी समझा दी, अब मैं कैश वैल्यू समझा रहा हूँ। कैश वैल्यू ग्रुप पॉलिसीज पे भी है, कैश वैल्यू इंडिविजुअल पॉलिसीज पे भी। विद कैश वैल्यू का मतलब समझा रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून से समझना इस बात को, सही है जी। ओके, आगे अब मैं बता रहा हूँ कैश वैल्यू जिसको हम कहते हैं यूनिट लिंक बिजनेस। अच्छा, अब जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर इंडिविजुअल 20 साल सर्वाइव कर गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इन लोगों के लिए एक फीचर निकाला गया, वो फीचर था यूनिट लिंक बिजनेस का। कैसे, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। मैंने कहा भाई एक बंदा आया आपके पास, सही जी, एक बंदा आया आपके पास, वो आपको आके कह रहा है कि भाई ये लो 1 लाख रुपए। अच्छा, हमने उसको कहा देखो तुमने 1 लाख रुपए तो मुझे दिया, वो मेरी इनकम हो गई, वो मेरी डेफिनेटली इनकम हो गई। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए एक पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। एक पोर्शन क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा, कैसे करूंगा जरा बात समझिएगा बहुत सुकून से। ये जो कैश आया था ना, इसकी भी कैलकुलेशन होती है, पॉलिसी होती है कि भाई कंपनी ने बहुत फोकस होकर समझना। जैसे ये EFU लाइफ है, EFU लाइफ ने क्या किया, EFU लाइफ कहती है कि भाई हम टेक्निकली म्यूचुअल फंड की तरह आपको यूनिट इशू कर देंगे।
इसलिए इसका नाम क्या, यूनिट लिंक बिजनेस। अब कैसे करेंगे ज़रा बात समझिएगा। हमने कहा लेट्स से एग्जांपल है, हमने ये कहा कि भाई 1 लाख रुपए लिए हमने, सही है जी। इसमें से हमने अपने चार्जेस वार्जेस काटे, जैसे एक मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, वो सारी चीज़ें। हमने कहा कि भाई हमारी पॉलिसी ये है कि जब पहली बार बंदा आता है, पहली बार जब बंदा आता है, तो पहली बार बंदे के आने के ऊपर हम उसकी इन्वेस्टमेंट का 25% इन्वेस्ट कर लेते हैं, यानी उससे जो प्रीमियम लिया हुआ उसको 25% इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश हो जाएगा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट। कितने से, इसके 25% से। टू मेक इट सिंपल। अच्छा अब किया क्या मैंने, ये जो मेरे पास, बहुत सुकून से समझना, ये बहुत सुकून से समझना, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया है और कैश को, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस का, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विद यूनिट लिंक। तो मैं आपको पूरी एंट्री समझा के वहाँ तक पहुँचाऊंगा। खैर फोकस होकर सुनिएगा। हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ प्रीमियम। अच्छा अब क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्निकली ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है पॉलिसी होल्डर के पैसे से की हुई है, और उसको यूं कहूँ कि ये पैसा मेरा नहीं है। तो पता है आप क्या करते हैं, प्लीज़ सुनिएगा। आप करते ये हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, तो आप यहाँ पे पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट। प्लीज़ सुनिएगा, पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस कर देते हैं डेबिट। कितने से, 25,000 रुपये से। यानी अब इसके पीएनएल का स्ट्रक्चर समझो, पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर समझो। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्रीमियम ऊपर दिखा दिया कितने का, यहाँ पे समझाता हूँ। आपने प्रीमियम कितना दिखा दिया सर, आपने प्रीमियम ऊपर दिखा दिया टेक्निकली 1 लाख रुपए का, सही है जी। और आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना दिखा दिया सर, आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस दिखा दिया 25 का। टेक्निकली आपके पास आपके पीएनएल में नेट कितना बचा सर, 75,000। अच्छा तो इससे हुआ क्या, टेक्निकली आपने कहा कि भाई जो मैंने ऊपर प्रीमियम कमाया था पूरा ही कमाया था, जिसमें से इतने पैसे मैंने हटा दिए क्योंकि ये पैसे पॉलिसी होल्डर के हैं, तो जो बच गए वो मेरे हैं, तो ये मेरे कितने बच गए, 75,000। बात समझ आती है। अच्छा यूनिट लिंक में हुआ क्या, यूनिट लिंक पॉलिसी में हुआ ये कि भाई अब लेट से जब इस कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पहला बंदा आया ना, आप समझे, मैंने उसको पहली बार यूनिट इशू किए, और मैंने यूनिट की वैल्यू बताई थी 10, यूनिट पावर वैल्यू 10 है, सही है जी। तो हमने कितने यूनिट इशू किए होंगे, इसको 10 कर दिए, यानी 10 के हिसाब से 2500 यूनिट्स इशू किए, यूनिट्स इशूड एट 10। तो 2500 यूनिट्स मैंने इशू किए हैं इसको। अब ज़रा गेम समझिएगा। अब होगा ये कि भाई ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाएगी। अब लेट से जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाएगी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमने कहा मैं फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अच्छा जब इन्वेस्टमेंट डेबिट की मैंने, और मैंने कहा कि लेट से वो 5,000 से की है, फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया बच्चों, 5,000 का। मैं क्या ये कहूँगा कि मेरे पीएनएल के अंदर, प्लीज़ सुनिएगा, मेरे पीएनएल के अंदर फेयर वैल्यू गेन आ गया कितने का, 5,000 रुपये का। आपको फिर याद आएगा कि ये जो 5,000 रुपये का गेन है ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि जितना, बात समझिएगा, जितना उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी वो पैसे किसके हैं, पॉलिसी होल्डर के हैं। तो टेक्निकली हमारा ईएफयू का सिस्टम एक एंट्री बनाएगा जिसके अंदर आप कहेंगे पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी बुक की, और यहाँ पे भी मैं आके पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी, यानी मैंने क्या कहा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, सही है जी, और पॉलिसी होल्डर, यहाँ से उठा लेते हैं, हमने लिखा था पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से, 5,000 रुपये। सब टेक्निकली हुआ ये कि मेरे पीएनएल के अंदर मैंने ये कहा कि भाई एक तो मैंने जो उससे पैसे लिए थे उसको इन्वेस्ट किया, वो मेरा पैसा नहीं है, मैंने अपने पीएनएल से वाइप आउट कर दिया। अगर मैं नहीं करता तो आप यकीन माने वो पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर को चला जाता, जबकि वो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर का नहीं है, वो पॉलिसी होल्डर का है। और आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी चेंज हो रही है। पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी बिफोर कितनी थी, देखिएगा, मेरी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी बिफोर कितनी थी, इतनी 25। अच्छा मेरी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी आफ्टर कितनी है, आपने कहा
दिस प्लस दिस। तो चेंज कितने का है? चेंज कितने का है? 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का चेंज है। यानी अगर मैं कहूँ यानी इसको अगर मैं यूँ भी कहूँ, इसको और अच्छे से करते हैं। मैंने कहा भाई बिफोर आपकी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी 0 थी, पर अब आपकी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी कितनी हो चुकी है? 30, क्योंकि आपने समझे पहली बार इशू किया है ना। तो अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर को देखूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी में इतने पैसे इंक्रीज हुए हैं, तो मेरे पीएनएल का चार्ज फॉर द ईयर 30 क्या आएगा। पर ये 30,000 कैसे बना वो सिखा रहा हूँ कि आप जब उसके पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाती है, तो टेक्निकली उस इन्वेस्टमेंट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट में वही पैसे आपको उसको देने, तो पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी भी इंक्रीज करो। इन्वेस्टमेंट गेन की वजह से ऊपर जाके लेके जाओ, पर वही गेन पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी में डालो ताकि लायबिलिटी उसको वाइप ऑफ कर दे। बात क्लियर है? तो सर टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमने इस ओवरऑल सिचुएशन के अंदर 75 ही कमाए हैं, हाँ अगर इस 75 में से मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो वो मेरी इनकम होगी, वो नीचे रह जाएगी। बात क्लियर है? तो सर इतनी टेक्निकलिटीज़ को देखने के बाद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप खाली ये देखिएगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, सेकंड ईयर रीन्यूअल, सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल। अब ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यू, आपको ये बात मतलब समझ आ गई, पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैश वैल्यू वाली पॉलिसीज यहाँ भी होंगी, पर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है जो लोगों ने दिया होगा, इसमें से भी कुछ कैश वैल्यू वाली पॉलिसीज होंगी। अच्छा, कैश वैल्यू का आपको मतलब समझ आ गया, वो पॉलिसी जिसकी कोई कैश वैल्यू है। तो अगर मैं कहूँ मेरी एग्जांपल के अंदर ऑल टुगेदर इस पॉलिसी की कैश वैल्यू कितनी है, इस पॉलिसी की कैश वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25,000 नहीं, आप कहेंगे इस पॉलिसी की वैल्यू है कितनी? 30,000 रुपये। देखो ये रहा, क्योंकि 30,000 रुपये मैंने अलग भी कर लिए। लेट से आप समझिए अगले साल गए और अगले साल फिर गेन आया, तो क्या उस गेन का पोर्शन मैं शेयर होल्डर को दूंगा या पॉलिसी होल्डर लेगा? पॉलिसी होल्डर। तो वो पॉलिसी होल्डर की कैश वैल्यू होगी, क्योंकि वो आ जाए और बोले मुझे सरेंडर करनी है अपनी पॉलिसी, तो ऐसा नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको ये मिलेगी अमाउंट जो उसकी कैश वैल्यू है। पर ये अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फीचर ऑफ द पॉलिसी, इफ इट परटेन्स टू यूनिट लिंक बिजनेस कैश वैल्यू फीचर। तो आई होप आपको कैश वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है। मैं ऑडिट करने लगा था तो मुझे भी 2-3 महीने समझे थे पूरी इंडस्ट्री की, पूरे एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसका आपको ऑल टुगेदर पीएनएल भी दिखाता हूँ। अच्छा खैर, ग्रुप पॉलिसीज विदाउट कैश वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर एक्सपीरियंस रिफंड। बाज़ औक़ात हम पॉलिसी में एक फ़ीचर डाल देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई क्योंकि एक बंदा हमारे पास कंसिस्टेंटली बैठा हुआ है तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट होता है किसी न किसी बेस के। हम बोलते हैं कि भाई एक बंदा 4 साल से रेगुलर प्रीमियम दे रहा है, उसने कोई मतलब धोखेबाजी नहीं की है, वो अच्छा खासा बिजनेस दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक एक्सपीरियंस रिफंड देते हैं। हम बोलते हैं भाई ये ले लो पैसे आपके। अच्छा, इसके बेसिस भी होते हैं, मैं आपको और थोड़ा सा सिखाता हूँ। एक्सपीरियंस रिफंड के बेसिस ये होते हैं कि भाई लेट से आपने एक ग्रुप से बिजनेस किया, ग्रुप मतलब यूबीएल बैंक से या एमसीबी बैंक ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, यूनिलीवर आ गया इनके पास। यूनिलीवर की जितनी पॉलिसीज ली हुई हैं 4 साल हो गए, किसी का इंतकाल नहीं हुआ। तो यार हमने बोला यार चलो यार इतनी अच्छी कंपनी है, हमारा जो क्लेम का रेशियो लॉस है वो भी कम है, तो हम इनको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाते हैं ताकि उनको भी इंकरेजमेंट हो, नहीं यार सामने से डिस्काउंट आया है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस रिफंड। बात क्लियर है? तो आपके पास आ गया टोटल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन प्रीमियम कितने का? 39,564,664 का। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें से क्या माइनस होगा? री इंश्योरेंस। अब देखिएगा यहाँ पे फोकस के साथ, री इंश्योरेंस मैं क्यों करवाता हूँ, क्योंकि लेट से आप समझें कि अगर मेरे पास कोई आया पॉलिसी इंश्योर कराने के लिए और लेट से अचानक से एक कोई डिजास्टर्स इवेंट हो गया और जंग का माहौल हो गया, तो जंग के माहौल में ऐसी बात डेथ्स हो रही है ज़्यादा, क्योंकि वो लोकल आवाम पे भी अब हमला कर रहे हैं, या व्हाट्सएवर कोई डिजीज़ आ गया, तो उस केस के अंदर मुझे बैक करने के लिए, मेरा रिस्क एपेटाइट मैनेज करने के लिए री इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए ना। तो जैसे मैंने ऊपर पॉलिसीज पहले साल की थी, तो वो अगर नीचे ब्रेकअप भी ऐसे बताओ कि भाई फर्स्ट ईयर बिजनेस पे कितना री इंश्योरेंस करवाया, सेकेंड ईयर पे, रीन्यूअल पे, ग्रुप पॉलिसीज पे। पर याद रखिएगा, ग्रुप पॉलिसीज के ऊपर री इंश्योरेंस का मतलब ये है कि चाहे वो कैश वैल्यू विदाउट कैश हो, दोनों मिला के, यहाँ पे ब्रेकअप नहीं बताया उसका। और फिर आपने कहा कि भाई एक्सपीरियंस रिफंड फॉर्म, जैसे बात समझिएगा, जैसे मैं किसी को एक्सपीरियंस रिफंड देता हूँ तो मुझे भी तो मिलेगा, तो जो मेरा फ़ायदा है वो मेरे एक्सपेंस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ऐसा ही है। और री इंश्योरेंस कमीशन और रिस्क प्रीमियम, यानी जैसे जब मेरे लिए कोई पॉलिसी लेके आता है तो मैं उसको कमीशन देता हूँ, तो मैं किसी को पॉलिसी दे रहा हूँ तो वो मुझे कमीशन देगा, ये मार्केट का नॉर्म है। तो री इंश्योरर मुझे कमीशन देता है, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वो यहाँ पे आता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? नेट प्रीमियम कंट्रीब्यूशन आ गया कितना आपका? 38,471,291, एंड दिस विल बी अपीयरिंग इन योर
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाके देख लेते हैं। हमने कहा सर हम यहाँ गए, ये तो पीपी आ गया, ये रहा सर 38471291, क्लियर है। अच्छा जो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ ना, यूनिट लिंक वाली, पॉलिसी होल्डर वाली, ये देखना, ये आपको बताया हुआ है नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज अदर देन आउटस्टैंडिंग क्लेम। अब अगर मैं बताऊं, देखो प्लीज फिर सुनिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज, ये जो नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज है ना, ये वो है जो यहाँ से पैसे वाइप ऑफ कर देगा। किसके लिए? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए, वापस से बता रहा हूँ, ये जो नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज है ना 141677035, ये निकलेगा आपका अदर देन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी अदर देन आउटस्टैंडिंग क्लेम, यानी आउटस्टैंडिंग क्लेम तो वो होता है इस वाली पूरे पीएनएल के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर वो क्लेम जो रिपोर्ट हो गए, ये एक्सपेंस है अदर देन आउटस्टैंडिंग क्लेम। तो सर आउटस्टैंडिंग क्लेम वाला कहाँ गया? वो ये रहा, इंश्योरेंस बेनिफिट्स ये रहे, एक्चुअल क्लेम्स ये रहे। तो बात समझिएगा। अच्छा मैं जाता भी हूँ ना 32 नंबर नोट में, आपको जाके समझाता हूँ। मैं जाता हूँ 32 नंबर नोट में, तो 32 नंबर नोट के अंदर आप ये देखिएगा, ये देखें, ये रहा ग्रॉस क्लेम बाय डेथ आया, इंश्योर्ड इवेंट, यानी अगर हमने कोई पॉलिसी में ऐसा फीचर दिया था आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ कट जाएगा तो उस पर होगा, तो ये रहा। बाय मेच्योरिटी, पॉलिसी मेच्योर हो गई और हमने पॉलिसी की मेच्योरिटी पे उसका एक राइडर था, राइडर मतलब फीचर ऑफ द पॉलिसी कि भाई अगर नहीं भी मरे, मेच्योर हो गई तो भी पैसे मिलेंगे। तो वो उन पॉलिसीज पे मिलते हैं जिसका ये फीचर होता है। तो हमने कहा बाय मेच्योरिटी और बाय सरेंडर। सरेंडर का मतलब जो लोग आके सरेंडर करके चलेगा तो अपनी कैश वैल्यू ले गए, वो ये रही। तो ये जो क्लेम्स मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये जो क्लेम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्टेड क्लेम्स हैं। तो सर फिर इस वाले एक्सपेंस में उस वाले एक्सपेंस में क्या फ़र्क है? फ़र्क है ना, ये एक्चुअल क्लेम से आके बंदा पैसे लेके चला गया। वो वाला कौन सा एक्सपेंस है? वो वाला एक्सपेंस है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही थी ना, जो पॉलिसी होल्डर से पर्टेन करती है, वो वाला एक्सपेंस है। वो कैसे निकला होगा? वो कैसे निकला होगा सर? अभी हम बताते हैं वो कैसे निकला होगा। हम पहले जाते हैं बैलेंस शीट में आपके लिए, सही है जी। ये देखिएगा नोट नंबर 20 आ रहा है इंश्योरेंस लायबिलिटीज, इंश्योरेंस लायबिलिटीज। अच्छा मैं गया नोट नंबर 20 के अंदर, आप जरा फोकस करें, आपको मिलेगा ये रहा इंश्योरेंस लायबिलिटीज आ रहा है। देखें ये रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग क्लेम, रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, ये वो क्लेम्स है जो एक्चुअल में रिपोर्ट हो गए, चाहे वो बंदा मर गया हो, बाय डेथ वाला क्लेम हो, चाहे वो मेच्योर हो चुका हो, चाहे वो सरेंडर कर चुका हो, या एनी इवेंट अदर देन जो डेथ है उस पे वाला। तो ये तो वो आ गए। वो बोल रहा है इसको हटा के ये देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ऑफ यूनिट लिंक एंड अकाउंट वैल्यू पॉलिसीज, ये वो लायबिलिटी है जो मेरी ऊपर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही होगी तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं है। अगर मैं उसको अपने पीएनएल में उसकी इनकम रहने दूंगा तो वो सारा का सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। तो आप लोगों में से कोई बंदा बैठा हुआ घर पे ये बोल रहा होगा कि साहब उसकी इनकम ही नहीं बुक करें। भाई यू नीड टू शो द ट्रू पिक्चर, यू नीड टू शो द ट्रू पिक्चर कि इनकम कितनी है। फिर इस इंश्योरेंस बिजनेस में यही तो गेम है कि जितनी इनकम है उस इनकम का हिस्सा जितना इनका बनता है वो वाइप ऑफ करो। तो नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज का मतलब है ओपनिंग के मुकाबले में अगर मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी ज़्यादा है तो टेक्निकली वो पैसा आप हटा दो ना, क्योंकि इनकी लायबिलिटी बढ़ने की वजह ये नहीं है कि उनके क्लेम आ गए। अगर वो आ जाते हैं वो तो यहाँ आ जाते हैं, रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग क्लेम में आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो तो रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग क्लेम में आ जाते हैं अगर रिपोर्ट हो जाते। ये तो वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी की जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाने से हो रही है, या मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट की थी तो हो रही है, क्योंकि वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुझे इन एनी केस अपने पीएनएल की इनकम में से इसको हटाना है। तो आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्लियर है? तो सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं और हमने ये समझ लिया कि भाई आपने ऑल टुगेदर प्रीमियम को कैसे गेज करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर रिन्यूअल, सब्सिक्वेंट ईयर रिन्यूअल्स, री इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों मैंने वाइप ऑफ करने का तरीका भी आपको बता दिया, क्लियर है? जज़ाकल्लाह।